ओके है ना। ओके। तो अपनी जो क्लास चल रही थी उसमें हम बात कर रहे थे कि रूबिस्को का मैटर था। और मैटर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि रूबिस्को CO2 को भी ऐड करता है, कार्बोक्सिलेशन स्टेप है वो। और वो O2 को भी ऐड कर सकता है, वो ऑक्सीजनेशन स्टेप है उसकी। दोनों ही कंडीशन में चाहे वो CO2 को ऐड करे या O2 को ऐड करे, सबस्ट्रेट होता है RuBP। ठीक है। और एंजाइम होता है रूबिस्को। तो एंजाइम भी सेम है, सबस्ट्रेट भी सेम है, लेकिन सेकंड सबस्ट्रेट CO2 भी हो सकता है और O2 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि रूबिस्को की एक्टिव साइट के ऊपर CO2 ज्यादा पहुंच रहा है या O2 ज्यादा पहुंच रहा है। और फिर आपने KM या जो रिकॉग्निशन है कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को कंपैरेटिवली कम जानता है या ज्यादा जानता है, तो उसकी एफिनिटी को हमने कंपेयर किया था। वहां से हमें पता लगा था कि CO2 को ज्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है, उसके साथ में उसका KM लो है। और O2 को वो CO2 के कंपैरिजन के अंदर कम रिकॉग्नाइज करता है, तो वहां उसके साथ उसका KM है वो हाई है। यानी कि दोनों बराबर मात्रा में अगर दी जाए तो वो CO2 को ज्यादा यूज करता है और O2 को कम यूज करता है। ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या जो स्ट्रोमा है, क्योंकि रूबिस्को को काम स्ट्रोमा में करना होता है, तो स्ट्रोमा में जितनी CO2 है कंपैरेटिवली O2 है वो कम होती है, CO2 ज्यादा होती है। तो रूबिस्को नॉर्मली CO2 को ऐड कर रहा होता है। और जब रूबिस्को CO2 को ऐड कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि फास्ट स्टेबल कंपाउंड है वो, 3 कार्बन का जो 3 फॉस्फोग्लिसराइड वो बन रहा है। तो हम C3 साइकिल के अकॉर्डिंगली उसको सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो, यानी कि हम बात करें कि भाई टेम्परेचर इज मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पहली प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी कि स्ट्रोमा में जो CO2 डिजोल्व है, जो नॉर्मल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, उसकी तुलना में वो डिजोल्व CO2 कम हो जाती है। यानी कि CO2 की जो वाटर में डिजोल्व होने की कैपेसिटी है वो टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होती है। और टेम्परेचर बढ़ने पे डिजोल्व CO2 कम हो जाती है। तो जैसे ही CO2 कम होगी तो गर्म पानी में CO2 कम है, तो रूबिस्को के सामने CO2 है वो उपलब्ध कम होगी, पहली बात। दूसरी बात कि रूबिस्को एंजाइम है, और एंजाइम का जो 3D है, एंजाइम की जो बनावट होती है उसका जो 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन होता है, जो नेटिव कन्फर्मेशन होता है, दैट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, दैट इज अफेक्टेड बाय pH। ये सारी चीजें उसको प्रभावित करती हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो हमारा रूबिस्को का जो 3D है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इतना भी चेंज नहीं होता कि वो काम ही नहीं कर पाए, और वो का वो भी नहीं रहता। तो जो भी चेंज होता है उस चेंज की वजह से हमारे रूबिस्को की CO2 को ऐड करने वाली ताकत कमजोर पड़ जाती है और ऑक्सीजन को जोड़ने वाली ताकत बढ़ जाती है। तो बढ़े हुए टेम्परेचर के ऊपर हमारा एंजाइम भी बदल गया, और एंजाइम के सामने जो एक्वस एनवायरनमेंट है जिसमें कि हमारा एंजाइम एग्जिस्ट करता है, स्ट्रोमा की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रोमा के अंदर डिजोल्व CO2 का लेवल पहले जितना होता था उसकी तुलना में कम भी हो गया है। तो ये चीजें एक ऐसा इश्यू क्रिएट कर देती हैं कि रूबिस्को अब CO2 को ऐड करना कम कर देता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो O2 को ऐड करना चालू कर देता है। और जब वो ऐसा करता है तो हमारे पास जो पहला कंपाउंड बनता है वो 2 फॉस्फोग्लाइऑक्सिलेट बन जाता है। और उससे कार्बन है वो, आपने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट काम में आ रहा था, प्रोक्सिसोम काम में आ रहा था, और अल्टीमेटली जो माइटोकॉन्ड्रियन था वहां CO2 रिलीज हो रही थी। रूबिस्को को कार्बन जोड़ के बायोमास बढ़ाना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया तो रूबिस्को ने काम गलत चालू कर दिया और कार्बन का लॉस हो रहा है। तो अगर ऐसे ही वो करता रहा तो
पौधे को प्रॉब्लम होने वाली है कि जितना CO2 जोड़ेगा उसमें से कुछ CO2 वो कार्बन है वो लॉस कर देता है। तो बायोमास में जितनी इंक्रीजमेंट आनी चाहिए या पौधे की ग्रोथ जितनी आनी चाहिए थी उतनी ग्रोथ नहीं आएगी। तो उसका सॉल्यूशन किया जाए। तो ऐसा तो है नहीं कि पौधों ने आज ही हाई टेम्परेचर फेस किया। पौधों ने तो पास्ट टाइम के अंदर भी कि भाई अगर हम बात करें कि ट्रॉपिकल एरिया है या जहाँ पे सीजन्स बनती हैं, तो टेम्परेट जोन भी है जहाँ पे सीजन्स बनती हैं, तो वहां पर भी समर आती है। समर में टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो ज्यादा टेम्परेचर वाले ज्योग्राफिकल एरिया ग्लोब के ऊपर पाए जाते हैं और वहां के प्लांट्स हमेशा से वहीं रहते हैं। तो वो ऐसा तभी कर पा रहे हैं जब उन्होंने रूबिस्को का जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढ लिया हो। तो वो सॉल्यूशन उन्होंने कैसे ढूंढा? आपने देखा कि वो पौधे अपनी बनावट को चेंज कर लेते हैं कि वो रूबिस्को को वहां ले जाते हैं जहां टेम्परेचर कम है। वो होती है बंडल शीथ सेल, और स्टोमेटा रह जाते हैं बाहर एपिडर्मिस में, और बंडल शीथ सेल और स्टोमेटा के बीच में मीजोफिल सेल्स आ जाती हैं। तो स्टोमेटा से CO2 अंदर आती है, मीजोफिल में उसको कैप्चर किया जाता है। अब मीजोफिल में उसको टेम्परेरी रूप से कैप्चर किया जाता है। नॉर्मली C3 में तो क्या होता है कि RUBP के साथ में जैसे ही आप CO2 को जोड़ेंगे तो वहीं से हमारा कार्बन एसिमिलेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारा मेन पाथवे वहीं से स्टार्ट हो जाता है। पहली बार में ही परमानेंटली CO2 है वो ऐड हो जाती है। लेकिन क्रेंज एनाटोमी वाले पौधे या C4 एनाटोमी वाले पौधे या C4 पौधे वो क्या करते हैं कि जो बाहर की जो परतें हैं मीजोफिल की, उनमें वो CO2 को एक बार टेम्परेरी रूप से पकड़ते हैं। और टेम्परेरी रूप से पकड़ने का मतलब ये हुआ कि एक बार पकड़ना पड़ेगा CO2 को और बाद में छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पकड़ने का काम करता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कि जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, एक्सेप्टर ऑफ द CO2 मॉलिक्यूल, कि वेरी फास्ट CO2 को किसने पकड़ा? तो आप कहेंगे C3 तो RUBP ने पकड़ा, आप कहेंगे C2 साइकिल तो वहां CO2 को पकड़ा ही नहीं जाता है, वहां तो O2 को पकड़ा जाता है। आप कहेंगे C4 साइकिल तो यहाँ कौन पकड़ता है? द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एंड द मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज कंपोज्ड ऑफ 3 कार्बन ओनली। तो 3 कार्बन का फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब एक CO2 मॉलिक्यूल को कैप्चर करता है या उसके साथ में उसका कार्बोक्सिलेशन होता है, तो इट विल कन्वर्ट इनटू ए 4 कार्बन एसिड। तो वेरी फास्ट जो कंपाउंड कार्बोक्सिलेशन के जस्ट बाद में बनेगा, चाहे वो टेम्परेरी कार्बोक्सिलेशन ही हो, तो हमारा पाथवे तो यहीं से चालू हो जाता है और पहला कंपाउंड बनता है दैट इज C4 एसिड। और क्या सच में यही बनता है? ये चीज हम रेडियो एक्टिवली लेबल्ड कार्बन देकर के हम ट्रेसिंग करें तो जो प्लस चीज एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो लेबल है वो कहाँ गया। तो मोस्टली हमारा जो लेबल है वो C4 एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इट इज कंफर्म कि इन दीज प्लांट्स वेरी फास्टली मीजोफिल सेल्स के अंदर CO2 को टेम्परेली फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ में ऐड किया जाता है एंड कंपाउंड C4 एसिड बन करके आ जाते हैं। फिर दूसरी बात ये थी कि CO2 को आपने कैच तो कर लिया, बट इसका इस्तेमाल तो रूबिस्को को करना है। एक्चुअल में जो हेक्सोस बनेंगी वो तो केल्विन साइकिल से बनेंगी। तो केल्विन साइकिल में मेन काम रूबिस्को को करना होता है। रूबिस्को मीजोफिल सेल में है ही नहीं, तो यहाँ CO2 को पकड़ तो लिया लेकिन यहाँ आप काम में नहीं ले सकते क्योंकि रूबिस्को ही नहीं है यहाँ पे, और रूबिस्को है बंडल शीथ सेल्स के अंदर। तो मीजोफिल से इस CO2 को जो कि C4 एसिड का हिस्सा बन चुकी है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ये ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मोडेस्माटा से, यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं उन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से C4 एसिड, C3 एसिड ये नेबरिंग सेल्स के अंदर आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल इन इट्स डायरेक्शन, कि मीजोफिल में C4 ज्यादा है, बंडल शीथ में C4 कम होते हैं, तो जहां ज्यादा है वहां से कम डायरेक्शन जिधर है वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल ही होगी।
तो मीजोफिल में लगातार टेम्परेरी रूप से C4 बनेंगे और वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं बंडल शीथ सेल के अंदर। बंडल शीथ सेल में जाने के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जो टेम्परेरी रूप से CO2 C4 का हिस्सा बन गई थी उसमें से उस CO2 को वापस निकाला जाता है। तो जब जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन और जब निकालते हैं तो हम बोलेंगे उसको डीकार्बोक्सिलेशन। तो as soon as the C4 acid get decarboxylation in the bundle sheath cell, they release CO2 and जो स्केलेटन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से C3 एसिड बन जाएंगे और C3 वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे प्लाज्मोडेस्माटा से मीजोफिल सेल में अगेन कार्बोक्सिलेशन करने के लिए। तो केवल फॉस्फोइनोल पायरुवेट का तो इतना ही काम था कि वो मीजोफिल से CO2 को पकड़े एक बार और ला करके बंडल शीथ सेल में छोड़ दे। तो एक बार उसका कार्बोक्सिलेशन होता है और एक बार डीकार्बोक्सिलेशन से वो पैदा होता है और उसका साइक्लिंग है वो मीजोफिल टू बंडल शीथ सेल चलता रहता है। इसकी वजह से उसने एक काम कर दिया कि जो मीजोफिल में CO2 थी वो उसने बंडल शीथ सेल में पहुंचा दी और बंडल शीथ सेल में ही रूबिस्को है और बार बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस को या CO2 को बंडल शीथ सेल में बार बार ला करके छोड़ा जा रहा है। तो रूबिस्को के सामने CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी हाई मेंटेन कर दी जाती है। तो अब रूबिस्को मना नहीं कर सकता कि अब उसको बार बार उसके सामने जब CO2 फेंकी जा रही है, पंपिंग कर रही है, तो रूबिस्को को अब केल्विन साइकिल ऑपरेट करना पड़ता है और वो फिर हेक्सो शुगर बना के दे देगा। RUBP यहीं प्रेजेंट है, पूरा जो केल्विन साइकिल का पूरा जो कैस्केड है वो यहीं प्रेजेंट है। तो C4 पौधों को देख के ऐसा लगता है कि इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि रूबिस्को बाहर काम करने से मना कर रहा है तो उसको अंदर ले लेते हैं बंडल शीथ सेल्स में। अंदर CO2 पहुंचाने की इश्यू था तो उसका सॉल्यूशन उन्होंने फॉस्फोइनोल पायरुवेट के कार्बोक्सिलेशन और C4 एसिड्स के डीकार्बोक्सिलेशन से निकाल लिया और अब वो रूबिस्को को नॉर्मल लेवल से भी ज्यादा CO2 है वो कम टेम्परेचर वाले जो बंडल शीथ सेल है वहां वो पहुंचा देते हैं। तो एक प्रकार का एडजस्टमेंट कह सकते हैं कि भाई जो मैन वर्कर है दैट इज रूबिस्को एंड दैट रूबिस्को get localized and get restricted to in its occurrence to the bundle sheath cell only। तो मीजोफिल में रूबिस्को है ही नहीं, उसको वहां से हटा दिया और बंडल शीथ में उसको ले लिया और पंपिंग से उसको CO2 प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अडेप्टेशन है एक प्रकार का कि अब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी रूबिस्को मना नहीं करने वाला, वो कार्बोक्सिलेशन ही करेगा। तो these plants can survive freely, they can survive very easily in spite of a high temperature। एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बड़ा तापमान होने के बाद में भी उनको दिक्कत नहीं है, वो ऑक्सीजनेज करेंगे ही नहीं क्योंकि CO2 वहां जरूरत से ज्यादा बार बार फेंकी जा रही है। तो जब फोटो रेस्पिरेशन होने की संभावना ही नहीं है, जब फोटो रेस्पिरेशन होने की संभावना ही नहीं है तो कार्बन लॉस की भी कोई जगह नहीं बचेगी। तो कार्बन लॉस नहीं होगा और ज्यादा CO2 दी जा रही है तो ज्यादा CO2 जुड़ेगी, क्योंकि आपने कल देखा था कि अगर आप सबस्ट्रेट को बढ़ा दें तो एंजाइम की जो काइनेटिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है। तो रूबिस्को ज्यादा काम करेगा और गलत काम ऑक्सीजनेशन वाला वो करेगा नहीं। तो पौधे C3 पौधों से भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे। पहली खास बात क्या आती है कि C3 पौधों में तो C2 साइकिल भी साथ में चल सकता है और वहां रूबिस्को उतना काम नहीं करेगा क्योंकि वहां पे CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो नॉर्मल ही होता है। लेकिन C4 में तो रूबिस्को के सामने ज्यादा CO2 ला के डाली जा रही है तो रूबिस्को ज्यादा CO2 जोड़ेगा तो ज्यादा बायोमास बनेगा, तो दे कैन ग्रो फास्टर। होना क्या चाहिए था कि भाई टेम्परेचर बढ़ने पे इनको धीरे बढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि धीरे की तो छोड़ो, ये तो बहुत तेज ग्रो करते हैं, दे आर फास्ट ग्रोइंग ग्रासेस, दे आर फास्ट ग्रोइंग। Because of this solution, because of this Cranch anatomy solution, because of this partitioning, इन्होंने केवल स्पेस के हिसाब से अपना सॉल्यूशन निकाला और दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो वेरी फास्ट, तो फास्ट ग्रोइंग ग्रासेज हैं। तो दे कैन एस्केप, वो अपना बचाव कर चुके हैं, उनको हाई टेम्परेचर से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो दिस इज अबाउट द बेनिफिट कि
प्रॉब्लम क्या थी और सॉल्यूशन से क्या हो गया और वो पौधे अब आराम से सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सारा यहाँ का जो समराइजेशन था कि अगर आप केमिकल रिएक्शन वाइज बात करें तो ओवरऑल आप इस प्रकार से इन स्टेप्स को ले सकते हैं कि अलग अलग जो स्टेप्स हैं उनमें जैसे पहली स्टेप यही थी कि पैप के साथ में CO2 जुड़ती है, राइट। तो यहाँ पे आपका ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन जाता है, दिस इज ऑफ C4 एसिड, और ये बाद में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, राइट। तो मैकेनिज्म वाइज थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इसका पूरा जो केमिकल पाथवे है वो हम यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मेसोफिल सेल में केवल कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक CO2 जो कि स्टोमेटा से आई है, तो स्टोमेटा से आने वाली CO2 अंदर आई है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने इस CO2 के जो बाइकार्बोनेट आयन था उसकी प्रेजेंस के अंदर ये पैप कार्बोक्सिलेज के साथ में इसका जब एडिशन होगा तो यहाँ पे ये फॉस्फोनोल पायरुवेट और CO2 मिलकर के क्या बना देते हैं, ऑक्जेलोएस्टेट, और ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। तो पहला कंपाउंड यही बनता है C4। इसके बाद में मैलेट डीहाइड्रोजनेज इसको मैलेट में कन्वर्ट कर देगा। मैलेट ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है कि ये ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है जो ट्रांसपोर्ट होती है मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल को। देन यहाँ पे मैलिक एंजाइम प्रेजेंट होगा जो इसमें से वापस CO2 को निकालेगा, और ये निकली हुई CO2 बाद में रूबिस्को के काम आती है, और जो पायरुवेट बना वो वापस से बंडल शीथ मेसोफिल में जाएगा, और मेसोफिल में पायरुवेट फॉस्फेट काइनेज इसको फॉस्फोनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ C4 प्लांट्स कि C4 पौधे इसका सॉल्यूशन उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि फॉस्फोनोल पायरुवेट को इस्तेमाल कर रहे हैं मेसोफिल में, और RUBP को इस्तेमाल कर रहे हैं वो बंडल शीथ सेल में। ठीक है, आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर? एडिनाइलेट काइनेज, दिस वन। एडिनाइलेट काइनेज का मतलब कि इसने देखिए यहाँ पे ATP एंड AMP इनको यूज करके ADP बनाया है, और जैसे यहाँ पे ये जब आप पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज को यूज करते हैं, यानी कि ये एंजाइम क्या कर रहा है, पायरुवेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो पायरुवेट को जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं तो ATP कंज्यूम हो रहा है, और ATP किसमें टूट रहा है, AMP एंड PPI के अंदर, पायरोफॉस्फेट में। पायरोफॉस्फेट बाद में 2PI में टूट जाएगा। तो यहां एंजाइम जो काम करता है वो है पायरोफॉस्फेटेज, पायरोफॉस्फेटेज। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया कि आपके पास ATP होता है, और जब ये टूटता है तो नॉर्मली जब हम कहते हैं कि ये ADP एंड PI में टूटता है, और अगली बार ADP एंड PI है वो मिलकर के ATP बना देते हैं। लेकिन यहां क्या हो गया कि यहां ATP टूटा लेकिन बना क्या, AMP बना और PPI बना। तो PPI का सॉल्यूशन तो हो गया कि इससे 2PI बना लिए। 2PI काम आ जाएंगे ADP के साथ में जोड़ने के लिए, कि ADP के साथ में PI जोड़ के वापस ATP बना लेते हैं। लेकिन बना तो AMP है ना, तो AMP को ADP में कन्वर्ट कर लिया जाए तो फिर PI काम में आ जाएंगे। तो AMP जो था उसको ADP में कन्वर्ट करना था, तो AMP को ADP में कन्वर्ट करते हैं तो एक फॉस्फेट चाहिए। वो एक फॉस्फेट कहां से आ रहा है, ATP से आ रहा है, और ये काम कर रहा है एडिनाइलेट काइनेज कि ये
एएमपी के ऊपर एटीपी वाले फॉस्फेट को ट्रांसफर कर देगा। तो एटीपी भी क्या बन गया, ये भी एडीपी में कन्वर्ट हो गया और ये भी एडीपी में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये एडीपी बन गए। ये एडीपी फिर इन 2पीआई के साथ में काम आकर के दोबारा से एटीपी बना सकते हैं। तो ये जो एएमपी बनाता है उसको एडीपी में कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म है कि ताकि पीआई है वो दोबारा से रीयूज हो जाए। ठीक है। हाँ, वैसे अगर आप कॉस्ट की बात करें तो जब आप ये कहते हैं कि एटीपी टूट के एडीपी एंड पीआई बना रहा है तो एक एटीपी कंज्यूम हुआ, और अगर आप इससे एएमपी प्लस पीपीआई बनाएं तो अगली बार एएमपी को आप एटीपी बनाएंगे तो कितनी एनर्जी चाहिए, 2 बार फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तो वो 2 एटीपी के इक्विवेलेंट होगा। तो वैसे भी आप पायरोफॉस्फेट का मतलब ये निकालते हैं कि आपको यहाँ पे 2 बार पीआई ऐड करने पड़ेंगे तो वो 2 एटीपी कॉस्ट के बराबर आएगा। तो मेसोफिल सेल है, तो मेसोफिल सेल में एटीपी बनेगा क्या? आपको लाइट रिएक्शन करानी पड़ेगी, लाइट रिएक्शन से आप बना सकते हैं क्या? लाइट रिएक्शन हो सकती है ना मेसोफिल सेल में? लाइट रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पे डार्क रिएक्शन नहीं हो सकती, बस इतनी तो बात थी। डार्क रिएक्शन तो हम यहाँ कराते हैं। तो लाइट रिएक्शन है तो ऑब्वियसली हम वहां पे एडीपी को यूज करके एटीपी बना सकते हैं ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन से बन सकते हैं। और अगर यहाँ पे एनएडीपी प्लस बने तो क्या वो भी लाइट रिएक्शन से वापस एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? ठीक है ना, जो आपका जेडी स्कीम है उसमें ये तो होता था कि लास्ट में एनएडीपी प्लस है वो एनएडीपीएच में कन्वर्ट होता है। तो जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे उनका रीजनरेशन पॉसिबल है क्योंकि लाइट रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है, डार्क रिएक्शन यहाँ पे होगी नहीं, डार्क रिएक्शन यहाँ पे होनी होती है। ठीक है, देखो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रॉपिकल ग्रासेस, सुगर कैन, मैज, इनमें C4 साइकिल है वो ऑब्जर्व है, और मोनोकोट भी है और डाइकोट्स में भी ऑब्जर्व है। इट इज पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट इन ग्रामिनी, कॉर्न, मिलेट, सोरघम, सुगर कैन, चिनोपोडियसी के मेंबर्स में भी है, साइप्रेसी के मेंबर्स में भी मिलेगा। और अबाउट 1% ऑफ ऑल नोन स्पीसीज हैव C4 मेटाबॉलिज्म, यानी कि ग्लोब के बहुत सारे भाग के ऊपर टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा ही होता है तो उनके अंदर ये सॉल्यूशन पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन बंडल सीड सेल हैज एन एनर्जी कॉस्ट, कि C4 मैकेनिज्म के अंदर बंडल सीड सेल में CO2 को भेज तो दिया लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, कॉस्ट। कि the net effect of C4 cycle is to convert a dilute solution of CO2 in the mesophyll cell into a concentrate CO2 solution in the cells of bundle seed cell। तो कहने का मतलब ये था कि जो मेसोफिल सेल्स हैं उन मेसोफिल सेल से CO2 को पंप किया जाता है, पंप टू बंडल सीड सेल। तो दिस पंपिंग नीड कॉस्ट। तो स्टडीज ऑफ पैप कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंट म्यूटेंट, तो जब आपने पैप कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंट ले लिया तो पैप कार्बोक्सिलेशन होगा ही नहीं, तो बंडल मेसोफिल के अंदर जो CO2 को हम टेम्परेरी रूप से कार्बोक्सिलेशन करते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो ये म्यूटेंट किसके हैं? अमेरेंथस के हैं। क्लियरली शो दैट लैक ऑफ एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर concentrating CO2 in the bundle seed cell markedly enhances
फोटो रेस्पिरेशन इन C4 प्लांट। क्या समझ पा रहे हैं आप इस लाइन से? इसका मतलब ये था कि अगर आप पैप कार्बोक्सिलेज को खराब कर दें, पैप कार्बोक्सिलेज को आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो पैप कार्बोक्सिलेज को डिस्टर्ब करने पे और पौधा C4 हो, ठीक है ना, पैप कार्बोक्सिलेज आपने खराब कर दिया और पौधा कैसा है, C4 प्लांट है, तो उस पर क्या फर्क पड़ना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि हमने इसको डिफेक्ट इस प्रकार से किया कि C4 एसिड नहीं बन रहे क्योंकि कार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा, तो C4 एसिड नहीं बन रहे। इसका मतलब यहाँ पे जो रूबिस्को है उसके सामने CO2 जो एक्स्ट्रा पहुंचती है वो नहीं पहुंचेगी, राइट। तो नॉर्मली जो डिफ्यूज है, जो ये डिफ्यूज है, केवल यही पहुंचेगी इनके साथ, तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी, लो, क्योंकि टेम्परेचर कितना है, मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहले से ही डिजोल्व CO2 कम है, तो यहां भी कमी रहेगी, तो कम रहेगी तो रूबिस्को क्या करेगा, O2 को जोड़ेगा, तो फोटो रेस्पिरेशन होगा ना, फोटो रेस्पिरेशन चालू हो जाएगा। तो क्या C4 पौधे फोटो रेस्पिरेशन कर सकते हैं? अगर आप उनका ये सिस्टम डिस्टर्ब कर दें, तो अगर आपने जानबूझ के उनके पैप कार्बोक्सिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया, वो पंपिंग नहीं कर पा रहे, तो रूबिस्को के सामने अब ज्यादा CO2 है ही नहीं, तो वो अब O2 को जोड़ने लग जाएगा, तो C4 पौधे वैसे तो नहीं करते क्योंकि उनमें पंपिंग पाई जाती है, लेकिन अगर आप पंपिंग को डिफेक्टिव कर देंगे तो वो फिर ऑक्सीजनेज काम रूबिस्को का आने लग जाएगा, तो वहां पे आपको फोटो रेस्पिरेशन मिल सकता है। ठीक है, यहां से आप इस कॉस्ट को समराइज कर सकते हैं कि CO2 मेजोफिल में होती है, उसको बंडल सीध में पहुंचाया जाता है, ओवरऑल ये सारी रिएक्शन है वो ऑपरेट होती है, ATP कंज्यूम होता है, वो 2 ADP एंड 2 PI में टूट जाता है और H2O कंज्यूम होते हैं, राइट। तो दिस इज द कॉस्ट, कि पानी भी लगता है लेकिन आप इसको इग्नोर रख सकते हैं, बट ATP के रूप में जो एनर्जी है दैट हैव बीन कंज्यूम्ड, दिस इज यूज्ड फॉर पंपिंग कॉस्ट। तो 2 ATP पर CO2, कि एक CO2 के मॉलिक्यूल को पंप करने लिए कॉस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग CO2 विद इन द बंडल सीट इज इक्वल टू 2 ATP पर CO2, ये कॉस्ट आती है। हाँ बोलिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई? नहीं, अगर आप ये करें कि रूबिस्को के सामने दोनों ऑप्शन हमेशा खुले होते हैं, हम तो क्या कर रहे थे, पंपिंग करा रहे थे और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को खूब सारा दे रहा था, वहां पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई मेंटेन कर दी, तो केवल ये लाइन चल रही थी। अगर आपने पंपिंग डिस्टर्ब कर दी तो क्या होगा, वो ये काम करने लग जाएगा। तो नॉर्मली वो पंपिंग करते हैं तभी तो C4 पौधे हैं कि उनमें बनता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, तभी तो वो C4 है ना, वरना C4 कैसे होते हैं। तो वो पंपिंग है उनमें, तो वो ऑक्सीजनेज काम नहीं करते, लेकिन आप उनका डिस्टर्ब कर दें तो वो कर सकता है, नेचुरली नहीं करेंगे, नेचुरली नहीं करेंगे। और जो गर्मी में खड़े हैं जहां पानी की कमी है, वहां पे पौधों के पास केवल रेनी सीजन में या जब पानी थोड़ा सा ठीक होता है उसी समय पे तेजी से ग्रो करना भी कंपलसरी होता है,
तो बहुत तेजी से ग्रो करना है, फास्ट ग्रोइंग हैबिट होती है, तो फिर बायोमास लॉस का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो फोटो रेस्पिरेशन नॉर्मली तो वो नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपने उनको डिफेक्टिव कर दिया तो आप उनसे करवा जरूर सकते हैं। तो ये तो आपने कुछ चेंज किया ना तो होगा, वरना नहीं होगा। लो CO2 तो देखो, मैटर ऐसा है कि ये हॉट एनवायरनमेंट है, और हॉट एनवायरनमेंट का नतीजा ये निकलता है कि जो एक्वस एनवायरनमेंट है उसमें CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि रूबिस को क्या करने वाला है, ऑक्सीजन को ऐड करने वाला है, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन होगा, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो। हमने क्या किया, या C4 पौधे क्या कर रहे हैं कि हॉट एनवायरनमेंट जो है कि इस एनवायरनमेंट के पौधे जो C4 कैटेगरी के हैं, वो जहां रूबिस्को है उसके सामने का एक्वस एनवायरनमेंट, यानी कि बंडल शीथ सेल में रूबिस्को है, तो बंडल शीथ सेल के अंदर जो स्ट्रोमा है, उस स्ट्रोमा में वो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर तो ये कहता है कि यहाँ कम होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया और CO2 को यहाँ बार बार ले करके छोड़ दिया, और ये छोड़ने का काम कर रहा था C4 एसिड, राइट। तो जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो रूबिस्को के सामने ऑप्शन ही नहीं है कि बढ़ी हुई CO2 होने पे तो CO2 को ही पसंद करता है, तो रूबिस्को क्या करता है इस हालत में, क्या करना उसको CO2 ऐड करनी है, और ये वाली लाइन उसको बंद कर देनी है, और पौधा आराम से फास्ट ग्रो करेगा। अगर आप उसकी पंपिंग खराब कर देते हैं तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगी, तो फिर वो ये काम नहीं कर पाएगा, तो उसकी फास्ट ग्रोथ रुक जाएगी, और ये वाली लाइन चालू हो जाएगी, वो फोटो रेस्पिरेशन देने लग जाएगा। इश्यू केवल इतना सा था। बात क्लियर हो पा रही है? साइन ठीक है? ठीक है ना। ये 2 ATP पर CO2 कॉन्सेंट्रेशन कॉस्ट है, और लगा तो एक ही ATP था, लेकिन 2 क्यों लिखे वो यहां से लिखे हैं भाई। ये जो PPI बनता है ना, उस PPI से 2 PI निकलते हैं, और फिर 2 PI 2 ADP के साथ में जुड़ेंगे, तब जाकर के वापस 2 ATP बनते हैं। तो एनर्जेटिकली ये कॉस्ट 2 ATP पर मॉलिक्यूल CO2 पंपिंग के बराबर है। तो तेज धूप में खड़े हैं तो लाइट रिएक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से लाइट रिएक्शन करके ATP बना सकते हैं। ठीक है। लाइट यहाँ के एंजाइम को भी कंट्रोल करती है, जैसे C3 के एंजाइम भी लाइट से कंट्रोल हो रहे थे, वैसे ही C4 के एंजाइम भी लाइट से कंट्रोल होते हैं। तो लाइट इज एसेंशियल फॉर द ऑपरेशन ऑफ C4 साइकिल बिकॉज इट रेगुलेट सेवरल स्पेसिफिक एंजाइम, जैसे कि हम बात करें कि जो पैप कार्बोक्सिलेज है ये भी लाइट से कंट्रोल होता है, NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है, या पायरुवेट ऑर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज है, ये सब लाइट से कंट्रोल होते हैं। तो C3 के एंजाइम भी लाइट से कंट्रोल होते हैं, और ये भी लाइट से कंट्रोल होते हैं। तो इन रिस्पॉन्स टू फोटोन फ्लक्स डेंसिटी बाय द 2 डिफरेंट प्रोसेसेस की रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ द थायोल ग्रुप जो सल्फाइड्रिल ग्रुप होता है, एंड फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन, कि फॉस्फेट का जुड़ना और नहीं जुड़ना हटना, वो फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। जो NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है इज रेगुलेटेड बाय थ्रियोडॉक्सिन सिस्टम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, द एंजाइम इज रिड्यूस्ड
रिड्यूस का मतलब उसकी कंडीशन हो जाएगी सल्फाइड्रिल वाली। अपॉन इल्यूमिनेशन ऑफ लीव्स एंड इज ऑक्सीडाइज, यानी कि उसमें डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाएगा। अपॉन डार्कनिंग, ऐसा ही आपने C3 वालों के लिए भी ऐसा ही लिया था, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। C3 वालों में भी ऐसा ही था कि इस कंडीशन में एंजाइम ऑन होते हैं और इस समय पे एंजाइम ऑफ होते हैं। सिस्टम वही काम कर रहा है, थ्रियोडॉक्सिन सिस्टम। पैप कार्बोक्सिलेज इज एक्टिवेटेड बाय लाइट डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन मैकेनिज्म, जो ज्यादा क्लियर नहीं है कि वहां पे फॉस्फेट का जुड़ना और हटना एंजाइम को ऑन ऑफ कराता है। और इसी प्रकार से जो एंजाइम था पायरुवेट ऑर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज इज रैपिडली इनएक्टिवेटेड, ये बहुत जल्दी ही बंद हो जाएगा, रैपिडली इनएक्टिवेटेड। कब? बाय एन अनयूजुअल एडीपी डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन ऑफ द एंजाइम व्हेन द फोटोन फ्लक्स डेंसिटी ड्रॉप, कि जब लाइट कम होती है तो एडीपी डिपेंडेंट, लाइट कम होती है तो एटीपी कम हो जाएगा, एडीपी ज्यादा होंगे। तो जब एडीपी ज्यादा होते हैं तो बढ़ी हुई एडीपी से कुछ एंजाइम हैं वो ऑन हो जाते हैं, वो कहलाएंगे एडीपी डिपेंडेंट एंजाइम। और वो करते क्या है, किसी दूसरे के ऊपर फॉस्फेट जोड़ते हैं, तो फॉस्फोराइलेशन करते हैं, वो काम करेंगे और फॉस्फेट जोड़ेंगे, और जैसे उसमें फॉस्फेट जुड़ेगा एंजाइम बंद हो जाएगा। तो लाइट की कमी होने पे या इंटेंसिटी फोटोन फ्लक्स डेंसिटी कम होने पे जो C4 वाले एंजाइम है वो ऑफ हो जाते हैं। और जब ये फॉस्फेट हटेगा, फॉस्फेटेज के द्वारा जब इसको रिमूव किया जाता है, कि एक्टिवेशन इज accomplished बाय फॉस्फोराइलेटिक क्लीवेज ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप, तो जब ये फॉस्फेट हट जाएगा तो वापस से एंजाइम वो ऑन हो जाता है। ठीक है। अब जो आपके C4 पौधे हैं वो कि हॉट एनवायरनमेंट में हैं, इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट द C4 साइकिल रिड्यूसेस फोटोरेस्पिरेशन एंड वाटर लॉस। तो C2 का स्कोप, C2 साइकिल नहीं हो पाता है, और जो पानी का लॉस है वो भी इनमें कम होता है। जहाँ पे गर्मी ज्यादा है, ड्राई क्लाइमेट है, तो पानी ऑब्वियसली वहां पे कम है, तो CO2 को अपटेक करते समय पौधे कम पानी का लॉस करते हैं, तो वो एक प्रकार का बेनिफिशियल होगा, अडेप्टेशन होगा प्लांट के लिए कि वो कम पानी का लॉस कर रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट में पानी की कमी भी है। तो टू फीचर्स ऑफ C4 साइकिल इन C4 प्लांट ओवरकम द डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ हायर टेम्परेचर ऑन फोटोसिंथेसिस दैट वर नोटेड अर्लियर। पहली बात तो क्या है कि द एफिनिटी ऑफ पैप कार्बोक्सिलेज फॉर द सबस्ट्रेट bicarbonate is sufficiently high that the enzyme is saturated by bicarbonate ion in equilibrium with air level of CO2। तो पहला चीज तो ये निकल के आता है कि हमारा जो पैप कार्बोक्सिलेज है उसकी अपने सबस्ट्रेट के साथ में एफिनिटी जो है वो हाई है, यानी कि पैप कार्बोक्सिलेज अगर थोड़ी सी भी CO2 हुई तो उसको पैप के साथ में जोड़ेगा, यानी कि कार्बोक्सिलेशन करेगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई है। तो हाई टेम्परेचर में CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, तो जो भी CO2 उपलब्ध है हमारा एंजाइम उस CO2 को जोड़ने के लिए काम करता है, उसकी अपने सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में दूसरी बात क्या है, बिकॉज द सबस्ट्रेट इज बाइकार्बोनेट ऑक्सीजन इज नॉट ए कंपटीटर इन द रिएक्शन। रूबिस्को के लिए तो क्या था कि CO2 और O2 दोनों कंपटीटर थे, यहाँ पे बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि पैप कार्बोक्सिलेज CO2 को ना जोड़ करके बाइकार्बोनेट को जोड़ता है, तो बाइकार्बोनेट का O2 से कोई डायरेक्ट कंपटीशन भी नहीं होता है। तो दिस हाई एक्टिविटी ऑफ पैप कार्बोक्सिलेज इनेबल्स C4 प्लांट्स टू रिड्यूस द स्टोमेटल अपर्चर, कि स्टोमेटा उनको कम खोलने पड़ते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जो भी स्टोमेटा खुले उनसे जो भी CO2 अंदर आई वो सारी की सारी पैप कार्बोक्सिलेज काम में ले लेगा, और जब ले लेगा तो वो फिर पंपिंग से जो बंडल सीथ सेल्स है उनमें पहुंच जाएंगे। तो C3 पौधे स्टोमेटा जितना खोलते हैं और C4 पौधे भी उतना स्टोमेटा खोलें, और कितनी CO2 अंदर आई वो दोनों की बराबर लें,
तो C3 पौधे तो क्या करेंगे कि वहां O2 कंपिटिटर है तो इतनी CO2 फिक्स नहीं कर पाते, लेकिन C4 पौधे हैं वो अपने हाई एफिनिटी ऑफ पैप की वजह से ज्यादा CO2 को वो बंडल सीड सेल में पंप करा देते हैं। तो स्टोमेटा का खुलना वाटर लॉस कॉस्ट होता है। स्टोमेटा खोलते ही पानी की हानि होती है ना, वाटर वेपर्स के रूप में वाटर लॉस होता है। तो जितना भी स्टोमेटा खुला उनसे जो भी CO2 अंदर आई वो सारी की सारी या मैक्सिमम फॉस्फोनल पायरुवेट के साथ में जोड़ी जा सकती है, क्योंकि पैप कार्बोक्सिलेज बाइकार्बोनेट को फॉस्फोनल पायरुवेट के साथ जोड़ने के लिए एफिशिएंट है, सफिशिएंटली हाईली एफिशिएंट है वो। तो देयर बाय कंजर्व वाटर, तो कम पानी या कम बार स्टोमेटा खोल के ज्यादा CO2 है या एक बार स्टोमेटा से जितनी भी आई वो सारी की सारी CO2 है वो रूबिस्को को पहुंचा दी जाती है। तो बार बार स्टोमेटा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो पानी कम लगता है, पानी की कॉस्ट कम आती है। तो while fixing CO2 at rate equal to or greater than those of C3 plant, तो C3 पौधों को CO2 उठाने में जितना पानी लॉस करना पड़ता है उसकी तुलना में कम पानी खर्च करना पड़ता है C4 पौधों को। कारण क्या था कि वो जितनी भी CO2 आती है वो मैक्सिमली वो रूबिस्को के सामने उसको पंपिंग करा देते हैं, जबकि C3 पौधों के साथ में ऐसा नहीं हो पाता। द सेकेंड बेनिफिशियल फीचर क्या रहने वाली है, द सप्रेशन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन रिजल्टिंग, सप्रेशन ही तो होता है वो कि जानबूझ के रूबिस्को के सामने CO2 ही डाली जाती है, तो वो ऑक्सीजनेज की तरफ तो काम ही नहीं कर पाएगा, तो फोटो रेस्पिरेशन बंद पड़ा रहता है। रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द बंडल सीड सेल। तो पहली बात कि पैप है स्ट्रांगली CO2 को पकड़ने के लिए या बाइकार्बोनेट को पकड़ने के लिए। फिर जितना भी बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 अंदर आता है वो सारा का सारा बंडल सीड में पहुंचा दिया जाएगा। एक वो फायदा हो गया कि पानी कम लग रहा है, और तीसरा फायदा ये हो गया कि फोटो रेस्पिरेशन के लिए जगह ही नहीं छोड़ी, कि CO2 को ही हमेशा ज्यादा बना के रखा गया है कि हर बार रूबिस्को को कार्बोक्सिनेज काम ही करना पड़ा, तो जो ग्रोथ है वो काफी रैपिड आ जाती है इनकी। These features enable C4 plants to photosynthesize more efficiently at high temperature than C3 plant. तो C3 plant are adapted to normal temperature and C4 plants are adapted to high temperature. अगर आप C3 पौधे को C4 पे डालोगे, C3 पौधे को आप अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाओगे तो उसको लॉस होगा, राइट। और क्योंकि वो C3 पौधे अडेप्ट नहीं है, हाई टेम्परेचर के लिए अडेप्ट नहीं है, and they are probably the region for the relative abundance of C4 plants in drier hot climate. तो जहां भी ग्लोब के ऊपर ड्राई एनवायरमेंटल कंडीशन है या जहां का टेम्परेचर काफी हाई रहता है, तो ऐसे आवासों के अंदर, ऐसी कंडीशंस के अंदर C4 पौधे आपको ज्यादा मिलते हैं, abundance of C4 plants. तो जो ट्रॉपिकल ग्रासेज हैं, दिस ट्रॉपिकल ग्रासेज आर द एग्जांपल ऑफ C4 grasses, C4 plants. Depending on their natural environmental conditions, some plants show properties intermediate between strictly C3 and C4. तो ना तो completely C3 जैसे होते हैं, ना completely C4 जैसे होते हैं, और वो facultative प्रकार के होते हैं। Depending on the environmental condition, कि टेम्परेचर बढ़ने पे वो C4 जैसे बिहेवियर देने लग जाते हैं और कम होने पे वो C3 जैसा बिहेवियर देने लग जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? गीतम क्लियर है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बोलिए। दोबारा बोलो लाइन को, स्टार्टिंग में क्या बोलना चाहा आपने? किसकी? तो बंडल सीट सेल सब में थोड़ी ना है, क्रैंज एनाटोमी सब में थोड़ी ना है, वो तो C4 में होती है। हाँ,
तो इंटरमीडिएट का मतलब ये हुआ कि उनके अंदर अब दोनों के ऑप्शन प्रेजेंट है, यानी कि उनकी एनाटोमी भी इस प्रकार से होगी कि बाहर वाले जो मीजोफिल है उसमें वो कार्बोक्सिलेशन यानी कि वो कैल्विन भी करा सकते हैं और वो अंदर वाले में भी करा सकते हैं, वही होंगे इंटरमीडिएट। तो भाई C4 कराने का मतलब क्या है? C4 स्पीसीज तो वो होंगी जिसमें बाहर बाहर बने मैलेट और वो अंदर रुबिस्को के पास जाकर के CO2 छोड़े, वो होते हैं C4। और C3 वो होते हैं जो बाहर RUBP ही पकड़ ले और वहीं उससे फिर 3 कार्बन स्केलेटन बन जाए। इसका मतलब ये है कि उसमें उसमें मीजोफिल में भी रुबिस्को प्रेजेंट है और बंडल सीथ में भी रुबिस्को प्रेजेंट है। तो जो इनर लेयर्स होती हैं उनमें वो C4 जैसे काम करवा सकता है, आउटर लेयर्स के अंदर वो C3 जैसे काम करा सकता है अगर टेम्परेचर परमिशेबल है तो। क्या मीजोफिल में भी C3 पौधों में कहा होता है? देखो आप कह रहे हैं कि रुबिस्को कहाँ होगा, आपने कहा C3 तो आंसर होता है मीजोफिल सेल्स में होगा। आपने कहा स्ट्रिक्ट C4 तो आप कहेंगे बंडल सीथ सेल में होता है। आप कह रहे हैं कि मिक्स वाले हैं तो उनमें कहाँ होगा? तो मिक्स वाले हैं उनमें C3 भी है C4 दोनों मैकेनिज्म है, तो उनमें रुबिस्को कहाँ होगा? मेजोफिल में भी होगा, बंडल सीथ सेल में भी होगा, दोनों में होगा ना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो कंडीशन रहेगी वो हमारे पास एक CO2 को कॉन्सेंट्रेट करने की अलग मैकेनिज्म आ जाएगी जो हम पढ़ेंगे क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के रूप में, कैम पाथवे। इस CO2 को इकट्ठा किया जाएगा। अभी C4 में भी हमने इकट्ठा किया था, हमने बंडल सीथ सेल में इकट्ठा किया था, और हम यहाँ पे अब बात करेंगे कैम प्लांट्स की जिनमें क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का अडेप्टेशन है, मॉडिफिकेशन है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनमें पौधा सरवाइव कैसे कर पाएगा उसका सॉल्यूशन निकाला गया है। तो एक मैकेनिज्म और है, C3 हो गया, C4 हो गया, अब ये कैम की बातें हो रही है, तो ये एक डिफरेंट मैकेनिज्म हो जाएगी फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग CO2 एट द साइट ऑफ रुबिस्को। कि रुबिस्को जहां पे है वहां पे CO2 को इकट्ठा करना। आपने C4 में भी ऐसा ही किया था कि रुबिस्को बंडल सीथ सेल में था, वहां पे आपने CO2 को पंप करा के वहां इकट्ठा कराया था, राइट। तो ये आपको मिलेगी क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के रूप में। डिस्पाइट इट्स नेम, कैम इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू फैमिली क्रैसुलेसी। जैसे क्रैसुलेसी फैमिली में इसको रिपोर्ट किया गया था, इसका मतलब ये नहीं कि केवल ये क्रैसुलेसी फैमिली में ही मिलेगा, ठीक है। जैसे कि क्रैसुला है, कोलेंची है, सीडम है, ये तो क्रैसुलेसी फैमिली के मेंबर है। इट इज फाउंड इन न्यूमरस एंजियोस्पर्म फैमिलीज। तो अदर देन क्रैसुलेसी फैमिली है उनमें भी आपको मिल जाएगा। जो कैक्टाई है, यूफोर्बिया है, उनमें भी कैम मैकेनिज्म पाई जाती है, एज वेल एज जो पाइनएप्पल है, वनीला है, अगेव है, इनमें भी कैम पाथवे एग्जिस्ट करता है। यानी कि क्रैसुलेसी के मेंबर्स में तो है ही है, बाकी दूसरे प्लांट्स में भी कैम पाथवे एग्जिस्ट करता है। द कैम मैकेनिज्म एनेबल प्लांट्स, कि इससे फायदा क्या होता है? टू इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, कि पानी का कॉस्ट कम करके CO2 को ज्यादा से ज्यादा लेके जो वाटर यूज एफिशिएंसी है उसको ये पौधे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कि कम पानी में ज्यादा ऑक्सीजन को या ज्यादा CO2 को अपटेक करने का जो एक मैकेनिज्म है उसके रूप में आपको देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे ऐसे समझेंगे। टिपिकली जो कैम प्लांट होते हैं वो लॉस करते हैं 50 से 100 ग्राम ऑफ वाटर फॉर एवरी ग्राम ऑफ CO2 गैन्ड। तो 1 ग्राम CO2 के लिए वो 50 से 100 ग्राम पानी को वो कीमत चुकाते हैं, compared with values of 250 to 300 gram for the C4 plants and 400 to 500 gram for C3 plants.
तो देखिए C3 वाले की कॉस्ट 500 तक है, C4 की कॉस्ट है वो 300 तक है, और कैम की कॉस्ट है वो तो 100 तक है। तो C3 पौधों का लगभग 1/5 पानी ही ये कंज्यूम करते हैं। तो पानी को यूज करने की एफिशिएंसी लगभग इनकी 5 गुना हो गई है। तो बहुत ही कम पानी के ऊपर C4 पौधे जितनी CO2 उठाते हैं ना, उतनी CO2 को उठाने के लिए तो ये उसका 1/5वां हिस्सा ही पानी का खर्च करते हैं। तो वाटर यूज एफिशिएंसी को लेकर के बहुत बेहतरीन है ये ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जिन पौधों में पाया जाता है उनकी बात हो रही है। तो इन पौधों को एक फायदा हो जाएगा कि कैम प्लांट्स हैव ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन ड्राई एनवायरनमेंट, कि अगर एक ड्राई एनवायरनमेंट में C3 खड़ा है तो उसको बहुत लॉस होगा, अगर C4 खड़ा है तो उसको भी कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर एक कैम प्लांट खड़ा है तो उसको सबसे कम लोवेस्ट कॉस्ट चुकानी पड़ती है। तो सबसे अच्छा अडेप्टेशन इसके पास है कि अगर पानी की बहुत कमी है तो ऐसी जगह पे बाकी प्लांट्स को दिक्कत होगी, लेकिन कैम को उनकी जितनी दिक्कत नहीं होती है। तो कंपटीटिव एडवांटेज है इसके पास कि बाकी को ये हरा सकता है, क्योंकि जो चीज कम पड़ जाती है उसी को लेकर के स्ट्रगल होता है। दिस इज कॉल्ड एज, कौन सा लॉ तो है कि जो रिसोर्स कम पड़ रहा होता है उसके लिए ही झगड़ा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, बन सकता है क्या कि जहां पे पानी कम पड़ रहा है तो सारे पानी के लिए लड़ेंगे ना, तो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा ये। और जो सबसे कम, जो कम पड़ रहा रिसोर्स है उसको जो सबसे कम यूज करता है वो विनर होता है। ऐसा ही होता है क्या? अगर जो चीज कम पड़ रही है उसको जो सबसे कम यूज करता है वो ज्यादा लंबे समय तक अपने आप को सस्टेन करा सकता है तो वो विनर है, और बाकी सारे वहां पे क्या हो जाएंगे? डिफीट हो जाएंगे। तो इनको नुकसान उठाना पड़ेगा, और जो कम कम रिसोर्स है उसको कम ही यूज करता है उसको फायदा रहेगा। तो कंपिटेटिवली C4 प्लांट्स को ड्राई एनवायरनमेंट में फायदा है। द कैम मैकेनिज्म इज सिमिलर इन मैनी रेस्पेक्ट टू द C4 साइकिल, कि काफी हद तक इसका जो मैकेनिज्म है वो C4 से मैच करता है। इन C4 प्लांट फॉर्मेशन ऑफ C4 एसिड इन द मेसोफिल इज स्पार्शियली, कि वहां पे वो मेसोफिल में बनता है, यहाँ पे जगह चेंज है बस, सेपरेटेड फ्रॉम द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ द C4 एसिड and from the refication of the resulting CO2 by the Calvin cycle in the bundle seed cell। तो वहां पे तो क्या हो रहा था कि मेसोफिल सेल्स में C4 एसिड बनता है और वहां से बाद में वो बंडल सीड सेल में जाता था, यहाँ पहुंच जाता था, यहाँ उसमें से CO2 निकलती थी और बंडल सीड सेल के अंदर रूबिस्को उस CO2 को यूज करता था। ये मामला C4 का था। तो एक सेल मेसोफिल थी, दूसरी सेल बंडल सीड सेल थी, तो दो अलग अलग स्पेस थे, ये स्पेस 1 और ये स्पेस 2। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जगह को चेंज करके निकाला था C4 पौधों ने, कि रूबिस्को की जगह चेंज कर दी और स्पेस चेंज करके उन्होंने सॉल्यूशन निकाला था। तो स्पेस को चेंज किया, रूबिस्को के स्पेस को, और पौधे के पास सॉल्यूशन आ गया था और पौधा C4 मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके आराम से ग्रो कर रहा था। C4 पौधों की कहानी ये थी। लेकिन जो C कैम प्लांट्स हैं वो ऐसा नहीं करते, कि इन कैम प्लांट्स फॉर्मेशन ऑफ द C4 एसिड इज बोथ टेम्पररी एंड स्पार्शियली सेपरेटेड, कि यहाँ ये टाइम 1 पे होता है, यहाँ टाइम 2 पे होता है, यहाँ स्पेस 1 पे होता है, यहाँ स्पेस 2 पे होता है। तो दोनों चीजें टाइम वाइज भी अलग अलग थी और स्पेस वाइज भी अलग अलग थी, अगर C4 पौधों को देखें तो। ठीक है। एट नाइट CO2 इज कैप्चर्ड, जो कैम प्लांट्स है उनकी बात हो रही है। ये जो कैम प्लांट्स हैं वो अपने स्टोमेटा नाइट में खोलते हैं, स्टोमेटा ओपन इन नाइट। तो स्टोमेटा नाइट में खोलते हैं तो इसका मतलब
तो दिन में स्टोमेटा इनके बंद रहते हैं। तो जो वेरी हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट है उसमें दिन में ये स्टोमेटा खोलते ही नहीं है। मोस्टली ये सक्यूलेंट्स हैं। कौन है ये? सक्यूलेंट्स हैं। सक्यूलेंट कौन होते हैं? सक्यूलेंट कौन से पौधे होते हैं? जिनमें पानी ज्यादा होता है, पल्प, ऐसे बोलोगे? और कोई कोशिश कर रहा है? हाँ गीता, हाँ बोलो बोलो, चंचल बोलो। नहीं, एलोवेरा तो सक्यूलेंट का एग्जाम्पल है। हम तो ये कह रहे हैं कि सक्यूलेंट आज आज अच्छा अच्छा ठीक है। नीरियम की पत्ती में भी स्टोमेटा काफी अंदर धंसे हुए थे, सनकन स्टोमेटा, तो क्या वो सक्यूलेंट हो गया? या बरगद में भी ऐसा होता है तो क्या वो सक्यूलेंट हो गया? गीता, अलका, क्यूटिकल क्यूटिकल तो सभी में होते हैं भाई। संगीता, ठीक है चलो कोई बात नहीं ना। देखो इधर देखो, एक बार समझना पड़ेगा आपको कि आपके पास ये कोई C3 प्लांट है, ठीक है, और ये कोई दूसरा सक्यूलेंट प्लांट है, ठीक है। आपने कहा कि ये अगेव है ना। अब आपको ऐसे देखना है कि आप लीजिए यूनिट वॉल्यूम, कि दोनों का बराबर आयतन देखो कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया, राइट। तो इसका भी 1 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा ना, 1/1, और इसका भी 1/1, राइट। बराबर आयतन आपने दोनों का ले लिया। अब इनके वजन देखो, वेट, इसका वेट लो है और इसका वेट हाई है। यानी कि जो सक्यूलेंट पौधे होते हैं उनके इकाई आयतन में जो वजन होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि वो उनके पास कम जगह में ज्यादा वजन होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? सक्यूलेंट बोलते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि वो भारी तो हो जाते हैं लेकिन लंबे चौड़े नहीं होते, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पानी को तो स्टोर रखते हैं लेकिन ग्रोथ धीरे करते हैं, तो स्लो ग्रोइंग होते हैं। आपने एक छोटे से गमले के अंदर एक सक्यूलेंट को उगाया और वो 2-3 साल तक उस गमले में आराम से रहता है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, क्योंकि वो स्लो ग्रोइंग है। और बिल्कुल से जो ड्राई एनवायरनमेंट में है उनमें ग्रो करते हैं, तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो गहराई तक जाती हैं क्या? जैसे मान लो कि ये एकदम से डेजर्ट, बहुत ड्राई, हाईली ड्राई एनवायरनमेंट है और इसमें कोई सक्यूलेंट पौधा खड़ा है यहाँ पे, राइट। तो इसकी जड़ें क्या काफी गहराई तक जाती हैं?
ये एकदम से पथरीला एरिया है, एकदम से ड्राई है, यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, तो जड़ें अंदर जाएंगी नीचे तक? जाएंगी क्या? भेज दो नीचे से, भेज दो क्या? लॉन्ग रूट कह रहे हो आप? तो इसमें ये बताओ कि भाई जब इतनी लंबी जड़ बनाएगा तो इसमें कोई खर्चा लगेगा या नहीं लगेगा? बायोमास। राइट। और फिर आप ये कहते हो कि ये तो अपने स्टोमेटा केवल नाइट में खोलते हैं, दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं इनके। तो रात रात में स्टोमेटा खुलते हैं, बाद में बंद रहेंगे, तो स्टोमेटा से जितनी ऑक्सीजन जितनी CO2 आ गई, केवल वही 24 घंटे तक जितना कार्बन जुड़ेगा बस वही जुड़ेगा। रेस्पिरेशन तो करना ही पड़ेगा, चाहे स्टोमेटा खोलो या बंद रखो, रेस्पिरेशन तो करना पड़ता है। हाँ, कार्बन का एडिशन केवल जितना CO2 अंदर लिया गया स्टोमेटा बंद होने से पहले, बस उस पर डिपेंड करेगा। तो इनके पास इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, क्योंकि CO2 लेते ही बहुत कम है। ये CO2 का जो इंटेक है वो काफी लो है, कि दिन में जब लाइट दिन में होती है उस समय पे तो बेचारों के स्टोमेटा बंद रहते हैं ना, तो दिन में स्टोमेटा खोल ही नहीं सकते क्योंकि पानी की इतनी ज्यादा कमी है, और स्टोमेटा नहीं खुलते तो भोजन नहीं बनता, भोजन नहीं बनता तो इनके पास बायोमास भी नहीं है, बायोमास नहीं है तो इतनी सारी लंबी जड़ें बनाने के लिए इनके पास परमिशन भी नहीं है। राइट। तो ये बहुत ही छोटी छोटी जड़ें बनाते हैं और वो जड़ें फैली रहती हैं ऐसे, सैलो रूट सिस्टम। और जैसे ही पानी गिरेगा, जैसे ही रहन आएगी, ये सारी जड़ें जो बाहर चारों तरफ फैली हुई हैं पानी को फटाफट एब्जॉर्ब कर लेती है, और पौधा इस पानी को वापस अपनी पत्तियों में लगा देता है, स्टोर कर लेता है, स्टोर इन लीव्स। तो पत्तियां जो भी पानी गिरा उसको फटाफट जड़ों से सोखा, और फाइब्रस रूट है इसका, और वहां से सोख करके पत्तियों में स्टोर कर देता है, और फिर बढ़ता धीरे धीरे। क्यों बढ़ता धीरे धीरे? क्योंकि स्टोमेटा दिन में तो बंद रहते हैं, केवल नाइट में थोड़ी सी CO2 अंदर आती है, बस उससे कितनी ग्रोथ होगी बस उतना सा इनमें डेली का ग्रोथ आता है। तो बहुत धीरे बढ़ने का कारण ये है कि स्टोमेटा का टाइम लिमिटेड हो गया, तो उसकी वजह से CO2 भी लिमिटेड ही आती है, और खर्चे बराबर लगेंगे, रेस्पिरेशन तो लगातार करना पड़ेगा, तो इनपुट कम हो जाता है, कॉस्ट वो की वो रहती है, इसलिए इनको बहुत स्लो ग्रोथ देनी होती है। रेन को मैक्सिमम हार्वेस्ट कर सके तो जड़ें नीचे तक ले जा नहीं सकते, बायोमास भी परमिशन नहीं देता, तो सेलो रूट सिस्टम पाया जाता है। हाँ, यूनिट वॉल्यूम के अंदर वजन ज्यादा होता है, क्योंकि ये अपनी जो काफी बड़े आकार की जो पैरेनकाइमेटा सेल्स होती हैं उनमें पर्टिकुलर जो पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके साथ में पानी को स्टोर करके रखते हैं, तो ये पानी को स्टोर कर लेते हैं। अडेप्टेशन है कि जहां पानी की कमी है वहां इन्होंने पानी को स्टोर करके रख लिया। हम पानी के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जो इनका सॉल्यूशन था कि स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं और लाइट रिएक्शन तो दिन में होती है, तो स्टोमेटा खुलते हैं रात को। और अब इनको क्या करना चाहिए कि रात को स्टोमेटा खोल के CO2 अंदर लेनी चाहिए, और बाद में अगले दिन जब सनराइज हो उसके बाद में उसको पहले लाइट रिएक्शन चलाएं और फिर डार्क रिएक्शन में उस CO2 को काम में ले। तो समस्या का जो सॉल्यूशन था वो इन्होंने टाइम को चेंज करके निकाला, कि स्टोमेटा को लेना ये काम कर लिया नाइट में, और फिर उसको फिक्स करना ये काम कर लिया दिन में जब लाइट रिएक्शन होती है। तो दिन में स्टोमेटा नहीं खोल सकते तो स्टोमेटा नाइट में खुलते हैं, नाइट में लाइट रिएक्शन नहीं होती, तो अगली लाइट रिएक्शन होगी तब तक पिछली रात में जो CO2 पकड़ी उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो ये टाइम वाइज सॉल्यूशन हो गया कि वो ऐसा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि स्टोमेटा रात में है तो रात में ले लीजिए CO2 और रात भर उसको स्टोर कीजिए, और अगले दिन उसको फिर काम में ले लेते हैं। तो एट नाइट, क्योंकि स्टोमेटा नाइट में खुलते हैं, एट नाइट CO2 is captured by PAP carboxylase। तो जो फास्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है
वो तो C4 में भी यही था और कैम में भी वही है, यानी कि जो पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वही यहाँ पे भी काम करेगा इन द साइटोसोल। तो साइटोसोल के अंदर इसको कैप्चर किया जाएगा एंड द मैलेट दैट फॉर्म्स फ्रॉम द ऑक्जुलो एसीटेट, वहां भी ऑक्जुलो बनता है, ऑक्जुलो से बाद में मैलेट भी हाइड्रोजनेज काम करके उसको मैलेट में कन्वर्ट कर देता है। और मैलेट जो बना वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वो स्टोर कर दिया जाता है इन द वैक्यूल, तो उसको वैक्यूल में जमा कर दिया जाता है। तो रात भर पकड़ी हुई CO2 को पौधा कहाँ स्टोर कर रहा है? वैक्यूल में स्टोर कर रहा है। तो वैक्यूल में स्टोरेज हो गया, तो टाइम 1 के ऊपर स्टोरेज का काम हो रहा है और टाइम 2 के ऊपर स्टोरेज में से निकालना वो दिन का काम होगा। ड्यूरिंग द डे जब अगला दिन उगेगा तो क्या होगा, स्टोर्ड मैलेट वापस से वैक्यूल से बाहर आएगी, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, फिर वहां उसमें से CO2 निकाल ली जाएगी और फिर निकली हुई CO2 को केल्विन साइकिल में रूबिस को यूज करेगा, राइट। और जब वो यूज करेगा तो NADPH वगैरह चाहिए, तो दिन है तो लाइट रिएक्शन हो रही है, तो एनर्जी इक्विवेलेंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगले दिन तक पिछली रात में पकड़ी हुई CO2 को कहाँ रखें, उसका सॉल्यूशन उन्होंने निकाला कि आप उसको एक बार मैलेट में कन्वर्ट करके वैक्यूल में डाल दो और जब सनराइज होगा तो हम वहां से निकाल के उसमें से CO2 निकाल लेंगे और रूबिस्को को दे देंगे और वो काम कर लेगा। ये छोटे से हैं और इनके जो अडेप्टेशन है कि इनके ऊपर हाई क्यूटिकल कवरिंग है, वैक्सी कवरिंग भी पाई जाती है, पैलिसेड टिश्यू भी मिलेगा और सतह काफी रिफ्रैक्टिव होती है और बिल्कुल इनकी जो सतह है वो सोलर रेडिएशंस के बिल्कुल समानांतर हो जाती है, तो सनलाइट ज्यादा इनको प्रभाव भी नहीं डाल सकती और पत्तियों में इन्होंने बहुत सारा पानी स्टोर भी कर रखा है, तो टेम्परेचर को ये मिनिमाइज करके रख सकते हैं और रूबिस्को से ये सारे काम दिन में करा लेते हैं। हाँ ये मेसोफिल सेल्स में रहेगा, नॉर्मल सेल्स है, यहाँ बंडल शीथ या क्रेंज एनाटोमी नहीं है, नॉर्मल सेल्स है मेसोफिल सेल्स। कि यहाँ जो केल्विन साइकिल का नाम ले रहे हो दिस इज फॉर मेसोफिल, नॉर्मल कोशिकाएं हैं। केवल इतना सा था कि ये स्टोमेटा नाइट में खोलते हैं तो CO2 केवल नाइट में अंदर आती है और लाइट रिएक्शन दिन में होती है, तो बीच का जो गैप था उस गैप में CO2 को केवल वैक्यूल में एक बार टेम्परेरी रूप से स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये इनका मैकेनिज्म रहेगा कि डार्क में स्टोमेटा ओपन होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे तो जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो यहाँ पे जो सब स्टोमेटल कैविटी होती है इसमें आएगी और सब स्टोमेटल कैविटी से ये जो नॉर्मल सेल्स हैं मेसोफिल सेल उसमें जाएगी। ठीक है, वही तरीका था कि बाइकार्बोनेट के रूप में है, पैप कार्बोक्सिलेज काम करेगा और फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ में जब इसको जोड़ा जाएगा तो ऑक्जुलो बनता है, C4 में भी यही बनता है, राइट। और ऑक्जुलो जो एस्टेट बना है ये बाद में मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा और मैलेट स्टोर हो जाएगा वैक्यूल में। तो दिन के समय, रात के समय, इन नाइट क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आप ये तो कह रहे हैं कि भाई CO2 अंदर आ गई, उसको पैप से ऑक्जुलो में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्जुलो को हमने मैलेट में कन्वर्ट करके वैक्यूल में स्टोर कर दिया, तो काम तो हमारा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि आप फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहाँ से लाओगे? तो उसका सॉल्यूशन क्या है पौधे के पास कि वो अपनी स्टार्च को तोड़ेगा, स्टार्च का डिग्रेडेशन है ये कि पहले से उसके पास जो जमा है उसको खर्च करेगा और उससे ट्रायोस फॉस्फेट निकालेगा वो, और जो ट्रायोस फॉस्फेट है वो फिर क्लोरोप्लास्ट से बाहर आएंगे
और फिर वो काम करेंगे पेप कार्बोक्सिलेज के सबस्ट्रेट के लिए, यानी कि पेप को बनाया जाता है नाइट के अंदर। वो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च है उसको तोड़ करके ट्राइफॉस्फेट बनाएगा, और ये वही है ग्लाइकोलाइसिस वाला भाग है कि ट्राइफॉस्फेट बनते हैं, बाद में लास्ट में फॉस्फोनोल पायरुवेट बनता है, और वो फॉस्फोनल पायरुवेट बाहर आ जाएगा, और वो फिर पेप कार्बोक्सिलेज के द्वारा, यानी कि रात को वो क्या कर रहा है, अपने जमा हो रखे स्टार्च को, कि जमा हो रखे स्टार्च की कीमत पे रात में जो काम किया जा सकता है उसका सॉल्यूशन निकाल रहा है, और अगले दिन के लिए वो CO2 को मैलिक एसिड के अंदर भर रहा है। और जैसे ही दिन आएगा, नेक्स्ट डे की अगर हम बात करें, तो लाइट जैसे ही आएगी स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। तो स्टोमेटा रात में खुलेंगे, दिन में बंद रहेंगी। इट इज द मैटर ऑफ ड्राई एनवायरमेंट कि हाईली जेरिक कंडीशन है, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, राइट। तो इस समय पे क्या होगा कि जो वैक्यूल के अंदर मैलिक एसिड था वो बाहर निकलेगा, और फिर NADP मैलिक एंजाइम इसको डीकार्बोक्सिलेशन कर देगा, CO2 निकल जाएगी। अब ये CO2 बाहर तो जा नहीं सकती क्योंकि स्टोमेटा इस समय पे क्या बंद है, वरना तो ये बाहर डिफ्यूज हो सकती थी, तो बाहर नहीं जाएगा। और ये फिर यहाँ रूबिस्को है, उसके सामने इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी कि जैसे जैसे मैलिक एसिड बाहर निकलेगा वैसे वैसे रूबिस्को के सामने CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा रूबिस्को के सामने CO2 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बनी रहेगी, CO2 डिफ्यूज हो सकता नहीं है, तो रूबिस्को आराम से केल्विन साइकिल ऑपरेट करेगा और कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, और फिर वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और जो पायरुवेट था, ये पायरुवेट भी स्टोर हो सकता है। तो केल्विन साइकिल चलेगा। अब इससे कितनी बनेगी, जितना मैलिक एसिड जमा किया था रात को, जितनी मैलिक एसिड स्टोर किया गया, बस उससे जो CO2 निकलेगी केवल वही वापस जुड़ेगी। तो इसलिए वो स्लो ग्रोथ दे पाते हैं कि थोड़ी सी CO2 पकड़ी होगी और वो ही बस जुड़ती है, तो इसलिए एडिशन कार्बन का बहुत छोटा रह जाता है, तो दे हैव टू एग्जिबिट वेरी स्लो ग्रोथ। ठीक है। देखिए, चाहे C4 प्लांट हो चाहे कैम प्लांट हो, उन दोनों में ही फॉस्फोनोल पायरुवेट को यूज किया जाता है एक्सेप्टर के रूप में, कि CO2 सबसे पहले यहाँ पैप से जुड़ती है और जोड़ने का काम करता है पैप कार्बोक्सिलेज। तो पैप कार्बोक्सिलेज यहाँ का मेन एंजाइम हो गया। तो इस मेन एंजाइम का जो कंट्रोल है वो फॉस्फोराइलेशन से होता है, कि फॉस्फेट का जुड़ना और हटना, ये हमारे एंजाइम को ऑन ऑफ कराने का काम करते हैं। अगर हम बात करें कि C4 वाला पैप कार्बोक्सिलेज हो या कैम प्लांट्स का पैप कार्बोक्सिलेज हो, कि the CAM mechanism that we have outlined in this discussion requires separation of initial decarboxylation from the subsequent decarboxylation to avoid a futile cycle, कि पहले उसको पकड़ा जाता है नाइट में और दिन में उसको वापस डिकार्बोक्सिलेट करके निकाला जाता है। In addition to spatial and temporal separation exhibited by the C4 and CAM plant respectively, कि जो C4 पौधे हैं वो स्पेस वाइज सॉल्यूशन निकालते हैं और जो कैम प्लांट्स हैं वो टाइम वाइज सॉल्यूशन निकालते हैं CO2 को लेकर के। A futile cycle is avoided the regulation of PEP carboxylase। तो बेवजह एनर्जी का लॉस नहीं होता और एक सॉल्यूशन निकल गया कि जब एफिशिएंटली CO2 को फिक्स किया जाता है तो वो, चाहे आप स्पेस वाइज सॉल्यूशन निकालें तो C4 पौधों की बात हो जाएगी, और टाइम वाइज सॉल्यूशन की बात करें तो कैम की बात आ जाएगी। तो इन C4 प्लांट्स द कार्बोक्सिलेज यानी कि पैप कार्बोक्सिलेज इज स्विच्ड ऑन, ये चालू रहता है और एक्टिव ड्यूरिंग द डे, एंड इन कैम प्लांट्स ड्यूरिंग द नाइट। क्योंकि जो C4 पौधे हैं वो पैप कार्बोक्सिलेशन उनमें डे में काम करता है, क्योंकि स्टोमेटा उनके दिन में खुलते हैं,
और जो कैम प्लांट्स हैं उनके स्टोमेटा नाइट में खुलते हैं, तो पेप कार्बोक्सिलेज नाइट में काम करता है। इन बोथ C4 एंड कैम प्लांट्स पेप कार्बोक्सिलेज इज इनहिबिटेड बाय मैलेट। समझ सकते हैं बात को कि अगर पहले से मैलेट बना हुआ है तो पेप कार्बोक्सिलेज बंद रहेगा। क्यों? ऐसा क्यों? एनीवन आप में से कोई भी? देखिए एक्चुअल में क्या है कि जो आपका पेप कार्बोक्सिलेज है उसने क्या किया था, पेप कार्बोक्सिलेज ने पेप को कन्वर्ट किया था ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में, और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से बाद में बना था मैलेट। तो अगर मैलेट बना हुआ है, पहले से अगर मैलेट प्रेजेंट है, तो दिस इज जस्ट लाइक एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। यहां जो एंजाइम काम कर रहा है पेप कार्बोक्सिलेज, वो इससे स्विच ऑफ हो जाएगा कि अगर पहले से मैलेट बन गया तो पहले से एंड प्रोडक्ट बना हुआ है, तो और पेप कार्बोक्सिलेज वो काम नहीं करता। और हमारा एंजाइम चालू कब होगा? एक्टिवेटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कब बनते हैं? जब आपका स्टार्च है वो डिग्रेड होता है, राइट। तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ ए सिंगल सेरीन रेसिड्यू, कि अगर हम कैम प्लांट्स की बात करें और कैम प्लांट्स के अंदर भी हम पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की बात करें, तो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम का जो सेरीन अमीनो एसिड है, कि जो सेरीन अमीनो एसिड है उसके ऊपर फॉस्फेट जोड़ा जाता है। जब ये जुड़ेगा तो डिमिनिशेस द मैलेट इनहिबिशन, अब उसको मैलेट बंद नहीं कर पाएगा। नॉर्मली तो क्या होता है कि जो पेप कार्बोक्सिलेज है उसको मैलेट बंद कर देगा, कि यहां उसका इनहिबिशन आने लग जाएगा। लेकिन अगर हमने एंजाइम को थोड़ा सा चेंज कर दिया, एंजाइम को क्या चेंज कर दिया कि हमने इसके ऊपर फॉस्फेट जोड़ दिया, और कहां जोड़ा? इसके सेरीन पे जोड़ दिया। तो पेप कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम था उसके ऊपर जब आपने फॉस्फेट जोड़ दिया, तो अब मैलेट वाला इनहिबिशन इस पे काम नहीं करेगा। तो मैलेट बनता रहेगा लेकिन पेप कार्बोक्सिलेज रुकेगा नहीं। तो बार बार मैलेट बनेगा और मैलेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती रहेगी, यानी कि रात भर पौधा क्या कर सकता है? मैलेट को जमा कर सकता है, अगर स्टोमेटा खुले हुए हैं तो जो इनिबिटरी इफेक्ट था कि ज्यादा मैलेट नहीं बना पाएगा, उसका सॉल्यूशन हो गया कि वहां पेप कार्बोक्सिलेज को ऐसा बना दिया गया फॉस्फेट जोड़ करके कि उसके ऊपर इनिबिटरी इफेक्ट है, सब जो फाइनल प्रोडक्ट मैलेट था उसका फीडबैक इनिबिशन काम नहीं कर रहा है, and enhance the action of glucose 6 phosphate so that enzyme becomes catalytically more active। तो एंजाइम हमारा कैटालिटिकली ज्यादा चालू हो जाता है, यानी कि उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि ज्यादा पेप के साथ में वो CO2 को जोड़ रहा होता है, ज्यादा मैलेट बन रहा होता है। द फॉस्फोराइलेशन इज कैटलाइज्ड बाय पेप डीकार्बोक्सिलेज काइनेज, कि जो पेप कार्बोक्सिलेज के ऊपर फॉस्फेट जोड़ने वाला एंजाइम उसको हम क्या बोलेंगे? पेप कार्बोक्सिलेज काइनेज। The synthesis of this kinase is stimulated by the efflux of calcium ions from the vacuole to cytosol, कि जो वैक्यूल है उस वैक्यूल में से कैल्शियम आयंस है वो बाहर निकलेंगे, और कैल्शियम आयन फिर वहां पे एक सेकेंडरी मैसेंजर का रोल प्ले करते हैं, और उसकी वजह से हमारे जो काइनेज है वो काइनेज ऑन होंगे, और काइनेज फिर जब ये फॉस्फेट जोड़ेंगे तो फिर हमारा एंजाइम बार बार मैलेट बनाता रहेगा। एंड द रिजल्टिंग एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम प्लस प्लस एंड कैल मॉड्यूलिन प्रोटीन काइनेज, कि जो आपका कैल्शियम का लेवल है वो भी राइज हो जाता है, और कैल्शियम को जो कैरी करने वाले प्रोटीन है दैट आर कॉल्ड एज कैल मॉड्यूलिन प्रोटीन, कि जो सॉल्युबल फॉर्म में कैल्शियम को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कैल मॉड्यूलिन प्रोटीन।
तो वो भी चालू हो जाते हैं। कैल्शियम बाहर भी निकलता है और कैल्शियम का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी काइनेज जब ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन को चालू करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाता है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे थे कि जैसे ही हम बात करते हैं कैम प्लांट्स की, तो उनके सामने समस्या ये आ रही थी कि उनको रात भर मैलेट बनाना है। और फिर बात ऐसी आती है कि मैलेट अगर बनेगा तो पैप कार्बोक्सिलेज बनाएगा पहले ऑक्जेलेट, और फिर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से मैलेट बनता है। और मैलेट मैलेट की बढ़ी हुई मात्रा है वो पैप कार्बोक्सिलेज को बंद कर सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारा पौधा तो नाइट में थोड़ी सी ही CO2 मैलेट में कन्वर्ट कर पाएगा, तो फिर अगले दिन उसका काम कैसे चलेगा। तो उसका पैप कार्बोक्सिलेज मैलेट से बंद नहीं होना चाहिए, तो उसका पैप कार्बोक्सिलेज कुछ अलग हो जाना चाहिए। तो ये काम उसके ऊपर फॉस्फेट जोड़ के कर दिया जाता है। और फॉस्फेट को कौन जोड़ेगा, कि किसको पता चले कि भाई नाइट हो गई और अब पैप कार्बोक्सिलेज के ऊपर फॉस्फेट जोड़ना है, तो वो काम करेगा पैप कार्बोक्सिलेज काइनेज, कि ये एंजाइम नाइट होते ही पैप कार्बोक्सिलेज के ऊपर फॉस्फेट को जोड़ देगा। फॉस्फोराइलेशन ऑफ सिंगल सेरीन रेसिड्यू ऑफ एंजाइम, जो कि कौन सा एंजाइम था, पैप कार्बोक्सिलेज। अब आपका एंजाइम ऐसा हो गया कि अब इसके ऊपर मैलेट की कॉन्सेंट्रेशन का फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो मैलेट इनिबिशन अब नहीं हो पाएगा। तो मैलेट का इनिबिशन डिमिनिश हो जाएगा, यानी कि मैलेट का बढ़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम को जो बंद करता था वो बंद करना अब खत्म हो जाएगा। और बंद करना जब खत्म हो जाएगा तो हमारा एंजाइम है वो फटाफट मैलेट, यानी कि खूब सारा मैलेट है वो बनाएगा, और मैलेट है वो वैक्यूल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। और फिर नाइट में हमारा काइनेज ऑन क्यों हुआ, उसका लॉजिक ये था कि पर्टिकुलर जो काइनेज का स्टिमुलेशन है वो साइटोसोल में कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से होता है, कि वैक्यूल में से कैल्शियम आयंस हैं वो बाहर निकलेंगे, और जब कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो वो एक सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में काम करेंगे, और कैल्शियम की बढ़ी हुई मात्रा के डाउनस्ट्रीम के अंदर हमारा पैप कार्बोक्सिलेज काइनेज ऑन होगा, और काइनेज फिर हमारे पैप कार्बोक्सिलेज को ऑन कर देगा, ऑन नहीं, उसको जो मैलेट का इनिबिशन है उसको डिफेक्टिव बनाने वाला उसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। और अब बाहर कैल्शियम आयन ज्यादा हो गए, पैप कार्बोक्सिलेज काइनेज ने पैप कार्बोक्सिलेज के ऊपर फॉस्फेट जोड़ दिया, और अब ऐसा फॉस्फोराइलेटेड पैप कार्बोक्सिलेज है वो मैलेट से प्रभावित नहीं हो रहा, और वो मैलेट ही मैलेट बनाता रहेगा, नाइट तक ये काम चलेगा। ठीक है, तो ये था कि मैलेट बनेगा उसके बावजूद भी पैप कार्बोक्सिलेज बंद क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर फॉस्फेट जोड़ करके उसको थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है, ताकि उसके ऊपर जो मैलेट का इनिबिशन है वो नलीफाई हो जाता है, कि वो उस पर काम नहीं कर पाता। ठीक है, क्लियर, समझ सकते हैं ना। साहिन, ठीक है, ये मैकेनिज्म आप यहां से समझ सकते हैं कि ये टाइम के रिलेशन के अंदर ये कंट्रोल कैसे काम करता है, कि पैप कार्बोक्सिलेज ये इनएक्टिव है कब, जब इसके सेरीन के ऊपर OH प्रेजेंट है, और ये इस समय पे इनएक्टिव है, इसका मतलब ये मैलेट ज्यादा नहीं बना पाएगा, और मैलेट की वजह से ये बंद हो जाता है, इनिबिट हो जाता है। और हमें चाहिए ऐसा एंजाइम जो रात भर मैलेट बनाए और खूब सारा मैलेट बनाए, और मैलेट की बढ़ी हुई कॉन्सेंट्रेशन उसको प्रभावित ना कर सके, यानी कि ऐसा एंजाइम जो इनसेंसिटिव हो मैलेट से, राइट। तो कॉन्फर्मेशन चेंज हो रहा है कि यहाँ जो OH पोजीशन थी वहां पे फॉस्फेट जोड़ दिया गया, तो दिस इज फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन हो गया।
तो ये काम किसी काइनेज ने किया है। तो दिस इज पैप कार्बोक्सिलेज काइनेज। तो उस काइनेज ने काम किया, क्या किया, एटीपी को यूज करके फॉस्फेट यहाँ सेरीन के ऊपर जोड़ दिया, और अब ये वो फॉर्म है जो नाइट में एक्टिव रहेगी और मैलेट का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोसीजर चलेगा नाइट में, कि नाइट तक ये काम होता रहेगा। और उसके बाद में जो फॉस्फेटेज है डे के अंदर, जो फॉस्फेटेज हैं वो इस फॉस्फेट को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो वापस ये बंद हो जाता है। तो ऑन करना रात का काम है और उसको इनएक्टिव करना, क्योंकि उस समय पे है ही नहीं, दिन में स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो उस समय पे पैप कार्बोक्सिलेज को काम ही नहीं करना। तो उस समय पे बढ़ी हुई कॉन्सेंट्रेशन से वो बंद हो जाए तो उसका कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाना चाहिए, यानी कि उसका फॉस्फेट हट जाना चाहिए, वो काम फॉस्फेटेज करते हैं। तो ये नाइट का वर्क हो गया और ये डे का वर्क हो गया, कि नाइट में फॉस्फेट जोड़ करके एंजाइम को इनसेंसिटिव कर देते हैं मैलेट के लिए, तो वो रात भर मैलेट जोड़ता रहेगा, और दिन के अंदर ये वापस से रिवर्ट कर दिया जाता है, यानी कि फॉस्फेट रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ पौधे कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म यूज करते हैं, कि सम प्लांट्स एडजस्ट देयर पैटर्न ऑफ CO2 अपटेक टू एनवायरमेंटल कंडीशन, कि CO2 अपटेक का जो तरीका है उसको एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकते हैं। तो plants have many mechanisms that maximize water and CO2 supply during development and reproduction, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पानी ज्यादा हो और CO2 की सप्लाई सही हो तो प्लांट्स ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। C3 plants regulate the stomatal aperture of their leaves, कि जो नॉर्मल प्लांट्स हैं C3 प्लांट्स अगर उनकी बात करें तो ये नॉर्मली अपने स्टोमेटा दिन में खोलते हैं इन द डे, and stomata close during the night. C4 and CAM plants utilize PAP carboxylase to fix CO2 and they separate the enzyme from rubisco either spatially, कि C4 में तो क्या हुआ कि पैप कार्बोक्सिलेज को रखा इन्होंने मीजोफिल सेल्स में और रुबिस्को को रखा इन्होंने बंडल स्टील सेल में, तो जगह चेंज कर दी, दोनों की दो जगह कर दी। और कैम प्लांट्स उसका टाइम से सॉल्यूशन निकालते हैं, कि पैप कार्बोक्सिलेज को इन्होंने नाइट में चालू रखा और रुबिस्को को दिन में चालू रखा। तो रुबिस्को का कंट्रोल तो वही है कि रुबिस्को लाइट डिपेंडेंट एंजाइम है, तो लाइट होने पे चालू होता है, और पैप कार्बोक्सिलेज को इन्होंने नाइट में चालू किया और मैलेट की कॉन्सेंट्रेशन इसको प्रभावित भी ना करे, तो इस पे फॉस्फेट लगा के इससे रात भर काम करा लिया। तो एक पौधे ऐसे हैं जिन्होंने स्पेस चेंज करके सॉल्यूशन निकाला, वो C4 है। एक जिन्होंने टाइम चेंज करके सॉल्यूशन निकाला, वो कैम प्लांट्स हैं। Some CAM plants show longer term regulation and are able to adjust their pattern of CO2 uptake to environmental condition. Facultative CAM plants जो हैं, facultative CAM plants such as ice plant, जैसे कि this is Mesem Brantham crystallinum, carry on C3 metabolism under unstressed condition, जब पानी की कमी नहीं होती है तो वो C3 तरीके से काम चला रहा होता है, and they shift to CAM in response to heat, water and salt stress. तो जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो वो C3 मेटाबॉलिज्म के थ्रू सरवाइव कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही चीजें स्ट्रेस वाली होती हैं, चाहे वो टेम्परेचर स्ट्रेस हो, चाहे वाटर स्ट्रेस हो, चाहे साल्ट स्ट्रेस हो, वो शिफ्ट कर जाते हैं, शिफ्ट टू CAM, तो मैकेनिज्म उनमें चेंज हो जाती है। This form of control requires the expression of numerous CAM genes in response to stress signal. तो जैसे ही स्ट्रेस ऑन होगा तो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो ऑन होंगे, और उनके डाउनस्ट्रीम के अंदर जो कैम पाथवे वाले प्रोटीन्स हैं, उनके जो जीन्स हैं, वो जीन
ऑन होंगे और फिर वो प्रोटीन बनेंगी और कैम्प पाथवे उनमें स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे सब कुछ ठीक था तो C3 थे, और जैसे ही स्ट्रेस आया तो स्ट्रेस में सिर्फ कैम प्लांट है, कैम मैकेनिज्म है वो फायदे वाली रहेगी। तो कैम मैकेनिज्म को करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो बनाए जाते हैं, उनमें जीन एक्सप्रेशन उनका स्टार्ट किया जाता है। इन एक्वेटिक एनवायरमेंट, cyanobacteria and green algae have abundant water but find low CO2 concentration। तो जो साइनोबैक्टीरिया है, ग्रीन एल्गी है, उनके सामने पानी की समस्या नहीं है क्योंकि वो पानी में रहते हैं। वहां पे समस्या है पानी में घुली हुई CO2 की कॉन्सेंट्रेशन की। तो डिजोल्व CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है इन देयर सराउंडिंग जब, एंड एक्टिवली कॉन्सेंट्रेटिंग इनऑर्गेनिक CO2 इंट्रासेलुलरली, तब उनको सेल के अंदर CO2 को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। इन डायटम्स विच अबाउंड इन द फाइटोप्लैंक्टन के अंदर जो शामिल है, CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म ऑपरेट साइमल्टेनियसली विद C4 पाथवे। तो जो डायटम्स हैं उनके अंदर C4 पाथवे जैसा मैकेनिज्म पाया जाता है, यानी कि C4 की पंपिंग पाई जाती है। यानी कि बाहर CO2 कम हो गई तो उसको ज्यादा करने के लिए एक पंपिंग मैकेनिज्म है वो प्रेजेंट होती है। डायटम्स आर फाइन एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दैट हैव द कैपेसिटी टू यूज डिफरेंट CO2 concentrating mechanisms in response to environmental fluctuations। तो बाहर अगर जैसे ही CO2 कम हुआ या पानी में डिजोल्व CO2 कम हुआ तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, स्पेसिफिकली जो डायटम्स हैं, वो अपनी CO2 कॉन्सेंट्रेशन वाले जो पंप्स हैं उन पंप्स को एक्टिवेट करके नॉर्मल जितना CO2 उनके अंदर होता है उससे ज्यादा CO2 वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो दे हैव एबिलिटी। तो यहां तक देखिए हमने जो बातें की उसमें वन थिंग निकल के आई कि सिंपल मैकेनिज्म थी कि भाई फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सब था। लाइट रिएक्शन को हमने डिस्कस किया, देन आफ्टर डार्क रिएक्शन की बातें हुई तो हमने रूबिस्को के रोल के साथ में कैसे पूरा साइकिल ऑपरेट होता है, कार्बोक्सिलेशन कैसे हो रहा था, रिडक्शन फेज क्या थी, और RUBP का रीजनरेशन कैसे होता था। तो बेसिकली हमने C3 मैकेनिज्म के रिगार्डिंग डार्क रिएक्शन को समझा। फिर हमें पता लगा कि रूबिस्को है वो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होने पे ऑक्सीजनेज काम चालू कर देता है, टेम्परेचर हाई होने पे ऐसी चीजें नॉर्मली देखने को मिलती है। तो फिर हाई टेम्परेचर पे प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो आपके पास मैकेनिज्म आई C4 प्लांट्स, और उसके बाद में दूसरी मैकेनिज्म हमारे पास आई कि जो पौधे दिन में स्टोमेटा खोल ही नहीं सकते, केवल रात तक ही स्टोमेटा खोलने की परमिशन है, उनके एनवायरनमेंट की सिचुएशन इतनी ड्राई है कि वो दिन में स्टोमेटा खोल ही नहीं सकते और वो पानी का लॉस बहुत कम करना चाहते हैं। तो हमने देखा कि वहाँ पे एक दूसरा सॉल्यूशन था कि नाइट में वैक्यूल्स में स्टोर कर लेते हैं CO2 को और डे में उसको फिर कंज्यूम कर लेंगे। तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर कैम प्लांट्स। तो फोटो रेस्पिरेशन भी साथ में हमने देखा था कि किस प्रकार से कार्बन लॉस वो फोटो रेस्पिरेशन में होता है, एनर्जी डिसिपेट की जा सकती है कुछ हद तक इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके। सिस्टम को बचाने के लिए एक्स्ट्रा हीटिंग को अगर लॉस करना हो तो फोटो रेस्पिरेशन थोड़ा सा मददगार ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा हेल्पफुल है। हाँ, इसमें कार्बन लॉस होता है। C3 प्लांट्स हैं वो नॉर्मली फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। C4 प्लांट्स हैं वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते बिकॉज वहाँ रूबिस्को को ऑक्सीजनेज काम करने के लिए कंडीशन ही नहीं उपलब्ध हो पाती, क्योंकि वहाँ CO2 को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है। और ऐसे ही कैंप पौधे हैं, तो कैंप प्लांट्स क्या फोटो रेस्पिरेशन कर पाएंगे क्या? कैंप प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन कर पाएंगे क्या? आपका आंसर क्या आना चाहिए? कैंप प्लांट्स क्या फोटो रेस्पिरेशन कर पाएंगे?
हाँ चंचल। नहीं पुनीत। क्यों? बोलो। हाँ बोलो। किसका? देखो बड़ी बात तो ये है कि फोटो रेस्पिरेशन तब होता है जब रूबिस्को को CO2 कम मिलती है। जब रूबिस्को चालू हो और उसको CO2 कम मिले तो वो O2 जोड़ने लग जाता है, तो हम कहते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन होने लग गया। लेकिन रूबिस्को चालू होता है दिन में, लाइट से चालू होता है, लाइट डिपेंडेंट एंजाइम है। और जब रूबिस्को चालू होता है उस समय पे कैम पौधे क्या कर रहे हैं, वैक्यूल में से मैलेट निकाल रहे हैं और रूबिस्को के सामने CO2 को बार बार पुट कर रहे हैं। तो रूबिस्को के सामने CO2 की कमी थोड़ी है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन तो उन्होंने बढ़ा रखी है, तो वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। तो कैम पौधे भी नहीं कर पाते और C4 पौधे भी नहीं कर पाते, क्योंकि वहां रूबिस्को के सामने एक्स्ट्रा CO2 है वो कॉन्सेंट्रेट कर दी जाती है। तो इसलिए रूबिस्को CO2 को पसंद भी करता है, तो वो CO2 ज्यादा है तो उसी को जोड़ेगा, तो फोटो रेस्पिरेशन का स्कोप बंद हो जाता है। हैं? जान हाँ हाँ, आप जैसे जो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो रूबिस्को के सामने किसी भी प्रकार से अगर आप कम करने की स्थिति पैदा कर देंगे तो वो ऑक्सीजनेज काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो अगर आप नेचुरली बात करते हैं तब तो उनकी मैकेनिज्म ही ऐसी है कि वो दिन में रूबिस्को चालू होगा, दिन में खूब सारा CO2 उसके सामने वो ले आते हैं। लेकिन अगर आपने CO2 की कॉन्सेंट्रेशन या CO2 की पंपिंग को खराब कर दिया और रूबिस्को को चालू कर दिया तो वो फोटो रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है। देखो आप चीजों को ऐसे समझो कि आप एक एक पार्ट के लिए इनको ध्यान में दें, या रियलिटी क्या है उसको समझें। रियलिटी केवल इतनी सी थी कि बात ये है कि CO2 ऐड होगी या O2 ऐड होगा, डिपेंड करता है कि ज्यादा कौन है। राइट। देखिए जो कैम प्लांट्स हैं और C4 पौधे हैं, C4 एंड कैम दोनों पौधे, ये क्या करते हैं कि जब रूबिस्को चालू होता है, काम किसको करना है, रूबिस्को को करना है। तो जब रूबिस्को चालू होता है यानी कि रूबिस्को ऑन होता है, तो आप बात कर रहे हैं दिन की, क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट एंजाइम है। तो दिन में C4 पौधे क्या कर रहे हैं, CO रूबिस्को के सामने CO2 को पंप कर रहे हैं। राइट। और कैम पौधे क्या कर रहे हैं, वैक्यूल में से निकाल करके पंप कर रहे हैं। तो उन्होंने CO2 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 बस रूबिस्को के सामने बार बार यही डाल रहे हैं, तो O2 को रूबिस्को हाथ ही नहीं लगाएगा। अगर ये पंपिंग बंद कर दे तो, अगर आपने कुछ भी चेंज किया और ये पंपिंग इनकी बंद हो गई कि वैक्यूल्स में से नहीं निकल पा रहा, या आपने वहां पे जो ट्रांसपोर्ट था मैलेट का वो डिफेक्टिव कर दिया, या पेप कार्बोक्सिलेज आपने बंद कर दिया, तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अब उतनी ज्यादा नहीं बन पाएगी ना यहाँ पे। और फिर हाई टेम्परेचर है, जहां भी आप बात कर रहे हैं तो वो हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम रह जाती है, तो रूबिस्को फिर इस लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये था कि अगर CO2 कैसे भी करके कॉन्सेंट्रेशन इसकी हाई चल रही है तो CO2 ही ऐड होगी, O2 ऐड नहीं होगी। अगर आपने ऐसा कुछ चेंज कर दिया कि भाई आप C4 का मैकेनिज्म डिफेक्टिव कर दिया पंपिंग को लेकर के, या कैम पौधों में जो दिन में स्टोमेटा से डीकार्बोक्सिलेशन होकर के CO2 बाहर आती है, अगर आपने उसको डिफेक्टिव कर दिया तो फिर CO2 कम पड़ने लग जाएगी, तो फिर हमारा एंजाइम O2 जोड़ने लग जाएगा।
तो जब तक हम उसमें कोई डिफेक्ट ना करें या कॉन्सेंट्रेशन जो CO2 की है वो मेंटेन नहीं हो पाए, ऐसा कुछ चेंज ना करें, तब तक वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। और कोई बात हो? इसके बाद में जो अगला सेक्शन हमारे पास रहेगा वो रहेगा कि हमने देखो यहाँ पे कैसे भी करके केल्विन साइकिल चलवा लिया। C3 तो वैसे ही चला देते हैं, C4 पौधों में हमने बंडल सीड सेल में चलवा लिया, और कैम प्लांट्स से हमने स्टोमेटा रात में खुल रहे थे तो सॉल्यूशन निकाला, और रात में हमने CO2 को वैक्यूल में भर लिया एक बार टेम्परेली, और फिर हमने दिन में रूबिस्को से काम करवा के C3 साइकिल चलवा लिया। तो कैसे भी करके हमने C3 साइकिल ऑपरेट करा लिया पौधों में। अब C3 साइकिल चलता है तो वही बात है कि हमारे पास हेक्सोस बन के आती है कि C6H12O6, 6 कार्बन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाते हैं। तो अब जो हेक्सोस शुगर बन रही है इसको हम स्टार्च में और सुक्रोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो रहेगा, और स्टार्च किस प्रकार से सिंथेसाइज हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे, कैसे वो स्टोर होता है वो हम लेंगे। ठीक है, ये सारा सेक्शन रहेगा। देन आफ्टर जो रेगुलेशन जो था कि इंटर कन्वर्जन कैसे कंट्रोल होता है वो इसमें साथ में हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या थी, फिर कौन कौन सी कंडीशन में क्या क्या हो सकता है वो सब हमारा रहेगा। देन जो भी बना उसको स्टोर कैसे करते हैं वो हो जाएगा। तो एक प्रकार का जो कार्बन एसिमिलेशन का मामला है प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस का मैटर है, वो सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। अब आपने इतना कुछ देखा है तो आप बताएं कि CO2 को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना है? नहीं, CO2 को लिमिटिंग फैक्टर क्यों माना? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मतलब है कार्बोक्सिलेशन होना। रूबिस्को केवल कार्बोक्सिलेशन करे तो हेक्सोस बनेगा। भोजन तभी बनेगा ना जब कार्बोक्सिलेशन होगा। कार्बोक्सिलेशन कब होगा? जब CO2 उपलब्ध होगी। तो CO2 अगर कम पड़ रही है, जैसे C3 में पड़ी जाती है, तो वहां पे वो C2 साइकिल ऑपरेट हो जाता है, और C4 और कैम CO2 को कम पड़ने देते नहीं है क्योंकि वो बम्पिंग करा देते हैं। सॉल्यूशन निकाल रखा है उन्होंने। तो जो फैक्टर काम कर रहा है, जो कंट्रोल कर सकता है, वो CO2 कॉन्सेंट्रेशन ही हुई ना। अगर आपने CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन नहीं किया तो रूबिस्को CO2 को जुड़ेगा ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, बदले में घाटा और हो जाएगा फोटो रेस्पिरेशन वाला। और कोई बात हो? चलो ठीक है फिर ना, ओके देन।